हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए भैया आज के इस हम वीडियो में आपको 12th की जो केमिस्ट्री है उसका एक मॉडल पेपर जो 2020 की जो परीक्षा हुई थी विगत वर्ष में वो आया था, जिसका कोड है 347 WE। उसका आज हम आपको पार्ट फर्स्ट क्या कर रहे हैं बाबू बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस बढ़िया तरीके से जितने भी ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये आपके अनसॉल्व्ड में भी हैं, आप इसे अच्छी तरीके से वहां देख सकते हैं और आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार भैया हम सारे क्वेश्चन को आपको सामने पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सब लोग बाबू अपने आप को चेक कर सकते हो, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। पहला जो आपके सामने मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, पृष्ठ तनाव और परासरण दाब। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा सकता है, अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और अगला बाबू क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? पहला ऑप्शन है DDT, दूसरा ऑप्शन है फ्रेवन, अगला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। पहला ऑप्शन है साइनाइड, दूसरा ऑप्शन है साइनेट, तीसरा ऑप्शन है आइसोसाइनाइड और चौथा ऑप्शन है आइसोसाइनाइड और आखिरी ऑप्शन है आइसोसाइनेट। तो बाबू ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छी तरीके से अगर जो बच्चे पढ़े होंगे तो वो अपना स्कोर खुद भी कर सकते हैं कि हमने कितना क्या किया था, हमारे कितने क्वेश्चन का आंसर सही है। तो आप लोग अपने मन में सभी क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए और अभी हम हल कराने जा रहे हैं। तो आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट के रूप में हमें क्या कर सकते हो बाबू, बता सकते हो। और आज देखिए वो भी एक आपके सामने घड़ी आ गई कि हमने क्या किया, चैनल को भी क्रिएट किया और आपको पढ़ाया भी, और पढ़ाने के साथ साथ आज आपको हम अनसॉल्व्ड भी हल कराना प्रारंभ कर दिए। तो बाबू आपका भी कुछ कर्तव्य है कि अगर हम आपके साथ इतना अच्छी तरीके से लगे हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट करके मोटिवेट करिएगा ताकि हम आपको नई क्लासेस और प्रोवाइड कर सकें। और चैनल पे पहली बार हो तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि इसको शेयर करिए और सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि अब हम आपको मॉडल पेपर ही हल कराएंगे और 4 या 5 मॉडल पेपर सही तरीके से अगर आप हल कर लिए, जान लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में स्कोर करेगा। क्योंकि बाबू यही सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे एकदम शांत चुपचाप होकर के बैठे हुए हैं, आप जान लीजिए उनको कुछ भी नहीं हासिल होगा जब तक आप अपने हाथ पैर चलाओगे नहीं, जान लीजिए। जैसा कि मैंने सुना भी था, कहा गया है कि सुबह, किसी फिल्म का ये डायलॉग है कि जंगल में जब सुबह हिरन उठता है तब उसे भी भागना पड़ता है और शेर उठता है तब भी उसे भागना पड़ता है। अगर शेर नहीं भागेगा तो वो दिन भर शिकार नहीं पाएगा, भूखा मर जाएगा। और अगर हिरन नहीं भागेगा तो वो जान लीजिए किसी दूसरे जानवर द्वारा शिकार कर लिया जाएगा। इसीलिए आपको भागना पड़ेगा, चाहे आप शेर हो, चाहे आप क्या हो, हिरन हो। बाबू इसी मोटिवेट लाइन के साथ हम एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम हम बैठा करके छोड़ेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का हम पूरा आपको पोस्टमार्टम बताएंगे। हमारा तो काम ही यही है कि हम दिन भर ऐसे आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या हुआ करता है? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाइए। अब वेग स्थिरांक होता क्या चीज है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वेग स्थिरांक dx/dt इक्वल टू आपको क्या मिला था, k। एक फार्मूला आपको देखने को मिलता है, dx/dt इक्वल टू क्या मिलता है, k। और यही जो k होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेग स्थिरांक कहा करते हैं। और ये सभी अभिक्रियाओं की कोटि के लिए क्या हुआ करता है, ये अलग अलग होता है। तो वेग स्थिरांक को जो प्रभावित करने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हुआ करते हैं, उसमें इस चीज को बनाया जाता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या करोगे, वेग स्थिरांक है, अगर उसका ताप बढ़ा दोगे रासायनिक अभिक्रिया का, तो जब अगर ताप बढ़ा दोगे तो जितने अभिकारक हैं उनके बीच होने वाली जो टक्कर है, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और जब एक्टिवेशन बढ़ जाएगी तो जो आपका
वेग स्थिरांक अगर उसका ताप बढ़ाओगे तो आप जान लीजिएगा वेग स्थिरांक जो होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ी। जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो आप अपने आप समझ सकते हो कि वहां पे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 घटेगा कभी नहीं बाबू, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चीज घटता है। और अगली चीज आप परिवर्तित रहेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। और ऑप्शन अगला वाला है कोई नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं। तो वेग स्थिरांक अगर बढ़ाओगे ताप बढ़ाने पर तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, सही है, एकदम सही समझ लीजिएगा। अरे भैया एकदम कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे बच्चे होते हैं पढ़ते नहीं रहा किया करते हैं, तो हम लोग क्या किया करते हैं, उनको मोटिवेट किया करते हैं। जैसे टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। निम्न में कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेबुलस टॉपिक। इस क्वेश्चन से एक बहुत अच्छा एक टॉपिक निकल के आता है, कह रहा है परस्थ वाष्प दाब का अवनमन, और अगला होता है हिमांक का अवनमन, और अगला होता है पृष्ठ तनाव, और लास्ट में है परासरण दाब। तो ये जो क्वेश्चन है, पहली चीज तो इसमें ध्यान दो कि अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। तो आप एकदम साफ साफ कहिएगा कि ऐसा किसी भी विलयन की वह प्रॉपर्टी जो उसके अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, वही उसकी अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड किया करता है उसी को हम उस विलयन की क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें जो अणुओं की संख्या पे, अब वाष्प दाब का अवनमन आप अच्छी तरीके से जानते हो, वाष्प दाब का अवनमन हमने पढ़ाया भी है विलयन वाले चैप्टर में। तो वाष्प दाब का अवनमन आप बताइए, विलयन में अणुओं की संख्या अगर बढ़ा दोगे तो अपने आप समझिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हिमांक का अवनमन ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और परासरण दाब ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन बचता है आपका, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म बताइए, मतलब जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है उनको आप बताइए। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन, ये भी एक विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब भी क्या है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। देखो चारों क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, मतलब जो ठोस अवस्था में पढ़ाया गया उसमें जो ठोस हुआ करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। दीर्घ परासकोटि, दूसरा है लघु परासकोटि, अगला है अनिश्चित व्यवस्था, और आखिरी है क्या, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग अपना ऑप्शन बताइए। तो दीर्घ परासकोटि का मतलब क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं एक विधिवत तरीके से क्या होते हैं, जब थोड़ा लंबे रेंज में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तो उसको दीर्घ परासकोटि कहते हैं। और जब छोटा एकदम छोटे रूप में रहेंगे तो उसको लघु परासकोटि कहेंगे। और अनिश्चित व्यवस्था अगर हो जाती है किसी क्रिस्टल में, तो आपको मैंने बताया जब किसी क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं जब एक अनिश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्रिस्टल दोष कहते हैं। और क्रिस्टल दोष दो प्रकार में मुख्य रूप से दो ज्यादा आते हैं एग्जाम में, एक शाटकी दोष आता है और एक फ्रैंकिल दोष आता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लघु परासकोटि में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि दीर्घ परासकोटि में, तो आपको यहाँ खुद समझ में आना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है कि दीर्घ परासकोटि में क्या हुआ करता है, कोई ठोस पदार्थ क्या होते हैं, आपस में व्यवस्थित रहते हैं। अगला ऑप्शन तो एकदम बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। ये कह रहा है एक उत्प्रेरक होते हैं, मतलब उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को घटा देता है या बढ़ा देता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अभी एथिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला लीजिए, एथिलीन गैस जो बनाने की प्रयोगशाला में जो होती है उसको आप लोग जानते हैं, उसमें क्या लिया जाता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को क्या किया जाता है, H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो 160 से 170 डिग्री सी पे, तो यहाँ पे बनती है क्या है, आपकी एथिलीन बनता है, और क्या बनता है, वो जल बनता है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है ये किसकी तरह केवल कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो जो ये उत्प्रेरक होता है ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। जी हाँ, अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। इसके अकॉर्डिंग उत्प्रेरक दो प्रकार के थे, एक धनात्मक उत्प्रेरक था, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक थे। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तो उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे बाबू, आपको समझ में आना चाहिए, उनको हम लोग उत्प्रेरक विष कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहाँ पे कह रहा है उत्प्रेरक बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं है। अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा सकता है, देखिए इसमें बढ़ा दिया, इसमें घटा दिया।
और अगला कह रहा है कि अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऐसा नहीं होता, उत्प्रेरक का मतलब है ये कि हम आए तो तुमको देंगे ना, तो ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया के, ये भी नहीं ऑप्शन सही है। अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे, ये अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा भी सकता है बाबू, और किसको कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका क्या होता है, सही होता है। इस तरीके से बाबू आपके ये क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं इसे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि जो हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं किस तरीके से है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा कारक है कि जो हमारे इस वातावरण के लिए आने वाले समय में संकट है। अब ऐसे जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में संकट है, जान लीजिएगा। इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा एकदम बच्चे अच्छी तरीके। लेकिन अभी से भी टाइम ही है कि अगर आप इस तरीके से हल करते रहोगे, क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, जो कमियां उसको दूर करते रहोगे, तो आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। पहला है ऑप्शन में डीडीटी बनाने की भी ध्यान दीजिए। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर क्लोरल से की जाती है तो ये डीडीटी बनता है आपका। अगला होता है फ्रेयान, ये भी एक प्रकार का प्रदूषक होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक प्रकार का प्रदूषक होता है। तो इसमें जितने भी हैं ये सब पर्यावरण के लिए जान लीजिएगा प्रदूषक का काम कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। मतलब डीडीटी भी एक प्रकार का पर्यावरण के लिए संकट है। डीडीटी तो इतनी खतरनाक है कि जान लीजिए जब इसको आप लोग कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया क्या करते हो तो ये वहां खत्म ही नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग अजैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। और ये फिर धीरे धीरे आकर के पक्षियों के शरीर में आ जाती है। पक्षियों के लिए जितना मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में जितना टॉपिक लेवल पे जाती है उतना ज्यादा इसका खतरा बढ़ता जाता है। फ्रेयान जानते हो आप लोग, फ्री वगैरह से, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से सभी इसमें बाबू ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो कहेगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया ही क्या होती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो क्या हुआ करता है, हम लोग क्या किया करते हैं, क्लोरोफॉर्म लिया करते हैं। क्या लिया करते हैं, क्लोरोफॉर्म लिया करते हैं, और उसकी हम लोग एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एमीन की अभिक्रिया कराते हैं। मतलब जो एमीन हुआ करता है, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे CH3 C2H5NH2 और इसकी अभिक्रिया आपने करा दिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और जब इससे अभिक्रिया करा दिया तो यही हाइड्रोजन यहाँ हट जाता है और यहाँ बन जाता है C2H5NC। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं आप इसको, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी निकलेगी, जल भी निकलेगा। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग इक्वेशन को। तो आपको यहाँ इतना बता रहे हैं कि ये जो एथिल आइसोसाइनाइड है यही आपका इसमें मुख्य उत्पाद होता है। तो आप खुद देखिए, कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है साइनाइड, जी नहीं, कभी नहीं, साइनाइड कभी नहीं, आइसोसाइनाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, कौन बनता है, आइसोसाइनाइड क्या हुआ करता है, इस अभिक्रिया में बनता है। तो ये ध्यान दीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। पहली चीज तो यही कार्बिल एमीन अभिक्रिया याद रखिए। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक के OH के साथ कराया जाता है। तो एक बहुत तीव्र दुर्गंध वाला एक क्या हुआ करता है, पदार्थ निकलता है, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड कहते हैं। हमने यहाँ एथिल एमीन लिया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना हुआ है, और अगर हम यही मेथिल एमीन लिए होते तो बहुत अच्छा कंपाउंड बनता। उसका नाम क्या होता है, MIC। MIC का सूत्र क्या होता है, CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसका तो ऐतिहासिक तौर में इसका नाम बहुत फेमस है। भोपाल की एक यूनियन गैस की फैक्ट्री थी जिसमें 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि में क्या हुआ था, मिस्टेक हुआ, जिसके कारण इसी गैस का रिसाव हो गया था, और इसके कारण बहुत जाने की अधिक संख्या में वहां पे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। और इसे ऐतिहासिक तौर पे क्या किया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी में यही पूछा जाता है कि इस भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो बाबू कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, इससे रिलेटिव कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हमारा छोटा सा एक प्रयास था कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ है पहले उनको हम हल करा देते हैं। ये पार्ट फर्स्ट में आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद बाबू जिस तरीके से आप सब लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा, आप देखते हो चैनल पे सबसे ज्यादा आपको 12th की केमिस्ट्री की क्लासें आपको हम प्रोवाइड किया करते हैं।
क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सब लोग किस तरीके से इस मेहनत को जाया नहीं जाने देते हैं। आप सब लोग का ही चैनल ही है, इसके आप लोग प्रयास कीजिए कि अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो और हमारा भी मोटिवेशन करिए। तो बाबू इसके बाद जो अगला पार्ट होगा हम आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।